Hi everyone, welcome back to the channel of V2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि आपने श्वसन एवं गैसों के विनिमय में पढ़ा है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन का नियमन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन का नियमन। ये जो हम सांस लेते हैं, ये जो हमारी श्वसन दर है, जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमंस बहुत सारी चीजों का नियमन करते हैं, बढ़ने पे उनको कम करते हैं, कम करने पे उनको बढ़ाते हैं। ये नियमन श्वसन का कैसे होता है? क्योंकि हम नियमन करके क्या चाहते हैं कि हमारी जो श्वसन दर है, श्वसन दर है, और श्वसन दर कितनी है बेटा बता दो फटाफट से, 12 to 16 टाइम्स प्रति मिनट। एक मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं, अंतर श्वसन करते हैं और निश्वसन करते हैं, राइट। तो ये जो दर है ना, श्वसन की दर, हमें उसे मेंटेन रखना पड़ता है, इसका नियमन करना पड़ता है। तो ये नियमन कैसे होता है? ये जो आपकी सामान्य श्वसन है, ये कैसे चल रही है, इसके लिए केंद्र कहां पर प्रेजेंट है, इसको कौन नियंत्रित कर रहा है, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। और एक बार हम सब कुछ सीख लें, उसके बाद हम एनसीईआरटी की लाइंस को डिकोड करेंगे। आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना एनसीईआरटी को। देखने में आपको लगेगा इतना सा तो टॉपिक दिया हुआ है, इसको रीड कर लेंगे, नहीं, इसके लिए आपको टॉपिक समझना होगा और फिर हम साथ में इस एनसीईआरटी की लाइंस को डिकोड करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, आपका जो श्वसन होता है, उस श्वसन के नियमन के केंद्र 3 आपको पढ़ने हैं। आपको कितने केंद्र पढ़ने हैं बेटा? 3 केंद्र पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले केंद्र का नाम होता है बेटा श्वसन लय केंद्र। क्या कहते हैं इसको? श्वसन लय केंद्र। आप चाहे तो इसको सिर्फ लय केंद्र कह लो, या आप इसको श्वसन लय केंद्र कह लो। सबसे पहली बात आती है कि श्वसन लय केंद्र कहाँ पर रखा है बेटा? ये आपके मस्तिष्क के मध्यांश भाग में, यानी मेडुला के अंदर रखा है। ये आपके मस्तिष्क के मेडुला भाग में रखा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, मध्यांश में रखा हुआ है, ठीक है। पर इसके अलावा आपके पास 2 और केंद्र होते हैं। एक को हम कहते हैं श्वास प्रभावी केंद्र, श्वास प्रभावी केंद्र। ये जो श्वास प्रभावी केंद्र होता है बेटा, इसी को कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। आप सबको पता है ना, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम सीखते हुए चलना है। उसके 2 रीजंस हैं। आपको नहीं पता श्वास प्रभावी लिख के आएगा या हिंदी में न्यूमोटैक्सिक लिख के आएगा। और दूसरी बात ये है कि आप मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे तो आपको सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा, ठीक है। और एक सेंटर और होता है बेटा एपन्यूस्टिक केंद्र, एपन्यूस्टिक केंद्र। ये 3 केंद्र हैं, ठीक है। सबसे पहले करते हैं बेटा, ये जो श्वसन लय केंद्र है, ये आपका श्वसन लय केंद्र कहां पर रखा हुआ है? मध्यांश में। फिर बात आती है ये दोनों केंद्र कहां है? श्वास प्रभावी केंद्र और एपन्यूस्टिक केंद्र। ये दोनों ही केंद्र रखे हुए हैं बेटा पॉन्स में। ये रखा है पॉन्स और ये भी रखा है पॉन्स में, ठीक है। ये दोनों भी आपके मस्तिष्क के भाग हैं, ठीक है। इसको बना के दिखाती हूँ कैसे प्रेजेंट है। लेट्स से आपने क्या किया, फिर से साइड से मस्तिष्क का सेक्शन देखा, अनुप्रस्थ काट देखा, तो आप देखोगे ऐसे बेटा प्रमस्तिष्क होता है, उसके बाद डायेनसेफेलॉन रखा होता है, फिर मध्य मस्तिष्क होता है, फिर पश्च मस्तिष्क का पॉन्स, पश्च मस्तिष्क का मेडुला और पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम रखा होता है। ये आप साइड से देखते हो, पीछे साइड सेरिबेलम रखा होता है। पर ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, सिर्फ हमको पॉन्स और मेडुला नाम जानना है। तो आपके मस्तिष्क में बेटा 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम है पॉन्स और दूसरे का नाम है ये मध्यांश, मेडुला। मध्यांश का पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आपको परेशान नहीं होना अगर पूरा नाम आ जाए तो, चाहे आप इसको मेडुला बोलिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलिए, और सिर्फ पॉन्स भी कह सकते हैं या पॉन्स वेरुली भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही किसके भाग होते हैं? आपके मस्तिष्क में पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। हम बाद में करेंगे कि ये अग्र मस्तिष्क होता है, ये मध्य मस्तिष्क होता है और ये तीनों पश्च मस्तिष्क में आते हैं, ठीक है। ये सब हम ब्रेन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये 3 केंद्र करते हैं कि कहां पर है। आपने बोला मध्यांश में एक केंद्र प्रेजेंट है जिसको कहते हैं श्वसन लय केंद्र। ये रहा बेटा श्वसन लय केंद्र। और 2 केंद्र आपने बोले पॉन्स में, एक का नाम है श्वास प्रभावी, एक का नाम है एपन्यूस्टिक। तो एक केंद्र यहां पर प्रेजेंट है एपन्यूस्टिक केंद्र।
कहां पर रखा है बेटा? पॉन्स में रखा है। और दूसरा केंद्र का नाम क्या है? श्वास प्रभावी केंद्र, या फिर आप क्या कह सकते हो? न्यूमोटैक्सिक केंद्र। ये भी कहां पर रखा हुआ है? पॉन्स में रखा हुआ है। तो पॉन्स और मेडुला, पॉन्स में श्वास प्रभावी और एपन्यूस्टिक केंद्र, और मेडुला में श्वसन लय केंद्र, जिसको आप सिंपली लय केंद्र भी कह सकते हो। बेटा ये जो श्वसन लय केंद्र है जो मध्यांश में रखा है, ये क्या करता है? यहां से मैसेज लेके जाता है आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के थ्रू। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वो तंत्रिका तंत्र होता है जो आपकी अनैच्छिक क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो क्रियाएं आपसे पूछ के नहीं होती। जैसे आप बार बार जो सांस ले रहे हो वो पूछ नहीं रहा है आपका ब्रेन, आप सोच के बार बार सांस नहीं ले रहे हो, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपसे बिना पूछे किसके पास? डायाफ्राम की फ्रेनिक पेशी के पास और बाह्य अंतरपसलीय पेशी के पास, बाह्य अंतरापर्शुक या अंतरपसली पेशियों के पास मैसेज लेके जा रहा है। क्या मैसेज? कि तुम 2 सेकंड के लिए संकुचन करो। जब ये संकुचन करेंगे तो वक्षीय आयतन बढ़ेगा, फुफ्फुस आयतन बढ़ेगा और एयर आप इनहेल करोगे, अंतःश्वसन होगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डायाफ्राम और बाह्य अंतरापर्शुक पेशी के पास आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की ये जो तंत्रिका है, ये मैसेज लेके आ रही है यहां पर किसके द्वारा? श्वसन लय केंद्र के द्वारा, श्वसन लय केंद्र के द्वारा। तो इसकी वजह से आप 2 सेकंड के लिए सांस अंदर लेते हो, फिर 3 सेकंड के लिए सांस बाहर निकालते हो, और इस तरह से आप एक सांस लेते हो, एक श्वास क्रिया करते हो 5 सेकंड में, और इसीलिए आप 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हो। बट उस टाइम का क्या करें जब मान लो हमें सांस बढ़ाने की जरूरत है, हमको अपने श्वसन के अंतःश्वसन की जो अवधि है उसको 2 सेकंड से बढ़ा के मान लो 4 सेकंड करनी है, हमें अनुलोम विलोम करना है, हम योगा करने चले गए हैं, बाबा रामदेव के कैंप में चले गए हैं, तो ये श्वास प्रभावी केंद्र और एपन्यूस्टिक केंद्र हमारी मदद करते हैं। ये जो एपन्यूस्टिक केंद्र है ये बाबा रामदेव के जैसा है, ये आपको बोल रहा है लंबी सांस लो, और इसीलिए आपके श्वसन लय केंद्र को तो बस 2 सेकंड का मैसेज भेजना आता है। पर अगर आपको 2 सेकंड से लंबी सांस लेनी है तो आपके पॉन्स में स्थित एपन्यूस्टिक केंद्र इसको बताएगा और प्लस सिग्नल देगा। प्लस सिग्नल कौन देता है? एपन्यूस्टिक केंद्र देता है, जो कि पॉन्स में रखा है, तब जाके आप लंबी सांस लेते हो। पर आप ध्यान किस बात पे दोगे बेटा? कि एपन्यूस्टिक केंद्र सीधा नहीं जाता है मैसेज लेके, वो श्वसन लय केंद्र को बताता है कि अब सांस के बढ़ाने का टाइम आ गया। मान लो आप पहले दिन योगा करने गए हो और बाबा कह रहे 10 सेकंड तक सांस खींचो, भाई हम नहीं खींच सकते एक बार में 10 सेकंड तक सांस। या मान लो आपने योगा कर लिया, आप कैंप से बाहर आ गए हो, अब घर जा रहे हो आराम से, तो लंबी सांस थोड़ी लेते रहोगे 1 महीने 1 घंटे तक, है ना? तो आप क्या करोगे? जो श्वसन की अवधि बढ़ाई थी उसको वापस सामान्य पे लेके आओगे, जो श्वसन की अवधि ज्यादा की थी उसको कम करोगे, कम करके सामान्य पे लाने का मैसेज कौन देता है? ये देता है श्वास प्रभावी केंद्र। तो आपका श्वसन लय केंद्र सामान्य श्वसन करता है, श्वसन की अवधि बढ़ाता है एपन्यूस्टिक, और उसको कम करता है न्यूमोटैक्सिक केंद्र। बस इसी बात को हम लिखेंगे और ध्यान इस बात पे देंगे कि ये दोनों ही डायरेक्ट मैसेज नहीं लेके जाते हैं, ये दोनों ही बताते हैं किसको? श्वसन लय केंद्र को। ये एपन्यूस्टिक केंद्र क्या करेगा? एपन्यूस्टिक केंद्र श्वसन को बढ़ाता है, यानी श्वसन की अवधि को बढ़ाकर 2 सेकंड से ज्यादा करता है, ठीक है? और ये क्या करता है? श्वास प्रभावी केंद्र क्या करता है? ये श्वसन की अवधि को कम करता है, कम करता है यानी सामान्य पर लेके आता है। ये थोड़े कि सामान्य से भी कम कर देगा, सामान्य पर लाता है, सामान्य पर वापस लेके आता है। क्योंकि ये कम करता है, सामान्य पे लाता है, बट क्योंकि श्वसन की अवधि को कम करता है इसीलिए हम इसको कहते हैं श्वसन स्विच ऑफ सेंटर, स्विच ऑफ केंद्र। बेटा नाम पर ऐसे मत जाना डायरेक्ट, तुम बोलोगे मैम मतलब क्या श्वसन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है? नहीं, श्वास प्रभावी केंद्र को बस स्विच ऑफ केंद्र कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये श्वसन की अवधि को कम करता है, इसलिए कह दिया है हमने, ना कि बंद करता है, कम करता है, बस कम करने की वजह से हमने स्विच ऑफ कह दिया है। अच्छा, ये बताएंगे किसको? जरा ये बताना, ये किसको बताएंगे? एपन्यूस्टिक को। अगर एपन्यूस्टिक चाहता है कि 2 सेकंड से ज्यादा का मैसेज जाए, तो ये तो नॉर्मल काम कर ही रहा था, ये तो सामान्य श्वसन का ध्यान रखता है, इसको तो आता है ये 2 सेकंड का मैसेज भेजना, ठीक है? लेकिन एपन्यूस्टिक अगर इसको कहेगा तो ये
लंबे समय के लिए मैसेज भेजेगा। और फिर श्वास प्रभावी भी डायरेक्ट कुछ नहीं करता है, इसको कहता है ये कहेगा तो ये वापस से उसको सामान्य पे लेके आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई श्वसन लय केंद्र की बात। सामान्य श्वसन के लिए, श्वसन की अवधि बढ़ाने के लिए, श्वसन की अवधि कम करने के लिए ये इसको प्लस मैसेज देगा और ये इसको माइनस मैसेज देगा। डायरेक्ट कुछ नहीं करते हैं ये दोनों किसको बता देंगे? श्वसन लय केंद्र को बता देंगे। ठीक है, और हम इसको श्वसन स्विच ऑफ सेंटर कहते हैं। इसके अलावा श्वसन लय केंद्र के कार्य का नियमन और कौन करता है? सामान्य श्वसन को मेंटेन रखने के लिए श्वसन लय केंद्र को और कौन मैसेज देता है? श्वसन लय केंद्र बहुत लोगों से मैसेजेस सुन के श्वसन का नियमन कर पाता है। एक और केंद्र होता है बेटा जिसको हम कहते हैं रसो-संवेदी क्षेत्र। ये कोई ग्राही नहीं है, ये एक केंद्र है, एक क्षेत्र है। ये क्षेत्र बेटा श्वसन लय केंद्र के पास ही रखा हुआ है। ये क्षेत्र जो है श्वसन लय केंद्र के पास ही रखा हुआ है। ये देखो, अरे डायग्राम कहाँ गया हमारा? ये रहा। ठीक है, ये देखो श्वसन लय केंद्र रखा हुआ है ना यहाँ पर, यहीं पर इसी के पास रखा हुआ है बेटा रसो संवेदी क्षेत्र। किसके पास रखा हुआ है? श्वसन लय केंद्र के पास रखा हुआ है। मध्यांश में ये रहा श्वसन लय केंद्र, उसके पास ही रखा हुआ है। ये भी क्या करेगा? इसको बता देगा कि तुम ये चेंजेस कर लो। क्या चेंजेस कर लो बेटा? ये जो श्वसन रसो संवेदी क्षेत्र है ना, ये CO2 के आंशिक दाब, PCO2 क्या होता है? CO2 का जो आंशिक दाब होता है, यानी CO2 की जो सांद्रता होती है, गैसेस के केस में हम सांद्रता आंशिक दाब से बताते हैं। अगर उसमें कुछ कम ज्यादा हुआ तो ये उसके लिए अति संवेदनशील होता है। संवेदनशील का ये मतलब होता है कि अगर रोज 10 CO2 आता है, किसी टाइम 12 आ गया या किसी टाइम 8 CO2 आ गया, तो तुरंत इसको पता चल जाएगा क्योंकि ये CO2 के लिए संवेदनशील है। और तो और ये H+ की सांद्रता के लिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए भी संवेदनशील है। इन दोनों में अगर कोई चेंजेस हुए, अगर PCO2 की सांद्रता और H+ की सांद्रता में कोई चेंजेस हुए, तो ये किसको पता चल जाता है बेटा? रसो संवेदी क्षेत्र को पता चल जाता है। नाम में जरूर दिया है रसो संवेदी, मतलब किसी रसायन के लिए संवेदी है, पर रसायन ही नहीं, CO2 के आंशिक दाब के लिए भी ये संवेदी है क्षेत्र। और इन दोनों में कोई चेंज हुआ कम या ज्यादा तो रसो संवेदी सक्रिय हो जाएगा। और सक्रिय होकर क्या करेगा? सक्रिय होकर ये भी श्वसन लय केंद्र को बता देगा कि ये चेंजेस कर लो जरा। ठीक है, श्वसन लय केंद्र को बता देगा, इसके पास ही रखा हुआ है। ठीक है, ये इसके पास में ही रखा हुआ है। ठीक है, देख रहे हो, श्वसन लय केंद्र सामान्य श्वसन कर रहा है, श्वास प्रभावी ने इसको बता दिया, एपन्यूस्टिक ने इसको बता दिया, रसो संवेदी क्षेत्र ने CO2 और H+ की सांद्रता में कोई भी डिफरेंस आया तो बोला सामान्य श्वसन बिगड़ जाएगा, तुम जरा ये चेंजेस कर लो और आगे मैसेज वैसा दे दो ताकि हम वापस से सामान्य श्वसन पे रहें। ठीक है, क्योंकि बेटा क्या होता है, हम सोच समझ के भी लंबी सांस लेते हैं, इमरजेंसी में भी हमको ज्यादा सांस लेनी होती है। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, मान लो एक्सरसाइज करें तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, या कोई कंडीशन हो सकती है जिसमें H+ की सांद्रता, टेम्परेचर, O2 का आंशिक दाब, CO2 का आंशिक दाब, जितने कारक होते हैं जो श्वसन को प्रभावित करते हैं, वो कम या ज्यादा होने पे श्वसन की दर कम या ज्यादा हो सकती है। तो हमको इन चीजों को भी पता करके इसको बताना होता है कि ताकि सामान्य श्वसन चलता रहे। ठीक है, देखो इसके अलावा हम कैसे बताते हैं? इसके अलावा हमारे पास है बेटा ग्राहियां। इसके अलावा हमारे पास क्या है? ग्राही है। ठीक, ग्राही भी किस किस चीज के लिए है? हमारे पास ग्राही है बेटा जो PCO2 को डिटेक्ट कर सकती है और H+ की सांद्रता को डिटेक्ट कर सकती है। ठीक, PCO2 को जो डिटेक्ट करेगी उसको बोलो दाब संवेदी ग्राही, उसको बोलो दाब संवेदी ग्राही। और जो H+ की सांद्रता को डिटेक्ट करेगी उसको बोलो रसो संवेदी ग्राही, रसो संवेदी ग्राही। तो तुम्हारे पास दो तरह की ग्राहियां हैं, दाब संवेदी और रसो संवेदी। पर ये ग्राहियां कहां कहां हैं? अब देखो,
ये ग्राही बेटा अपने लोकेशन के आधार पर दो प्रकार की होती है। कुछ तो आपके शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में है, इसलिए हम इनको केंद्रीय ग्राही कहते हैं। केंद्रीय ग्राही कहाँ पर है बेटा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, मस्तिष्क में है। मस्तिष्क में ये क्या चेक कर रहे हैं? मस्तिष्क में ये सेरिब्रोस्पाइनल तरल, CSF एक तरल होता है बेटा, सेरिब्रोस्पाइनल तरल, जो आपके मस्तिष्क और सेरिब्रो मतलब मस्तिष्क, स्पाइनल मतलब मेरुरज्जु, आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो दोनों मिलके आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, उसमें एक तरल भरा हुआ है जिसको CSF कहते हैं। इस CSF के अंदर ये जो केंद्रीय ग्राही है वो देखती है कि इस CSF में PCO2 सही है या नहीं, H+ की सांद्रता सही है या नहीं। यानी कि जो केंद्रीय ग्राही है, मस्तिष्क में जो ग्राही है, वो दोनों प्रकार की है, वो दोनों प्रकार की है, रसो संवेदी भी है और दाब संवेदी भी है। यानी H+ की सांद्रता को भी चेक करती है और CO2 के आंशिक दाब को भी चेक करती है। और साथ ही साथ ये ग्राहियां लगी हुई हैं, परेशान मत हो तुम, अभी सब समझ में आ जाएगा एक डायग्राम से। ये परिधीय भी होती हैं, परिधीय ग्राही, जो आपके शरीर के केंद्र में नहीं, परिधि में लगी हुई हैं। परिधि में किस चीज में लगी हुई हैं? धमनियों में। कहां पर लगी हैं बेटा? धमनियों में। कौन सी धमनियों में लगी हैं? महाधमनी चाप में। महाधमनी सबको पता है, जो वेंट्रिकल से महाधमनी निकलती है, निलय से सारा का सारा ब्लड लेके बॉडी को पहुंचाने के लिए, वो महाधमनी ऐसे घूम के निकलती है। ये आपका हृदय है, ये इसके 4 कक्ष है, यहां से महाधमनी ऐसे चाप बना के घूम के निकलती है, तो इसको कहते हैं महाधमनी चाप। और साथ ही साथ एक धमनी होती है आपके पास, कैरोटिड धमनी। कौन सी धमनी? कैरोटिड धमनी। बेटा कैरोटिड धमनी महाधमनी का वो ब्रांच है, वो शाखा है जो मस्तिष्क के पास, ब्रेन के पास ऑक्सीकृत ब्लड लेके जाता है। ये महाधमनी चाप से एक शाखा निकल रही है, किसकी? कैरोटिड धमनी की, जो ऑक्सीकृत ब्लड लेके कहाँ जा रही है? मस्तिष्क के पास जा रही है। इन दोनों धमनियों में ग्राही लगी हुई है। क्या चेक करेंगी इसके अंदर? ब्लड। इसमें क्या जा रहा है? ब्लड। तो बेटा हम ब्लड में चेक करेंगे कि इस ब्लड में धमनियों में जिनमें ब्लड जा रहा है, महाधमनी चाप में और कैरोटिड धमनी में, इसमें हम चेक करेंगे रसो संवेदी से कि H+ की सांद्रता कम या ज़्यादा तो नहीं हो गई, और दाब संवेदी से कि PCO2 की सांद्रता कम या ज़्यादा तो नहीं हो गई। मैं इसको आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली एक डायग्राम से समझना। देखो, मान लो बेटा ये आपका हृदय है, ठीक है, इसके ऐसे 4 कक्ष हैं, ठीक है, और ये वेंट्रिकल से ऐसे निकली महाधमनी, ऐसे बाहर क्या निकली? महाधमनी। तो ये घूम के निकलती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? महाधमनी चाप। तो ये आपने दिखा दिया महाधमनी चाप। महाधमनी चाप से एक शाखा निकल के कहाँ जा रही है? एक शाखा निकल के जा रही है मस्तिष्क तक। मान लो ये मस्तिष्क है, डायएन्सेफेलॉन है, मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम, ये हमने मस्तिष्क बना लिया, ठीक है। तो जो शाखा जाती है इसको हम क्या कहते हैं? कैरोटिड धमनी। क्या कहते हैं? कैरोटिड धमनी। और ये हमने क्या दिखा दिया बेटा? मस्तिष्क दिखा दिया। जो जो वर्ड हमने यूज किए थे, महाधमनी चाप, कैरोटिड धमनी, मस्तिष्क, वो हमने दिखा दिया। अब हम इसमें ग्राही लगाते हैं। मान लो कि मैं ये पिंक कलर से रसो संवेदी ग्राही दिखा रही हूं, तो इसको मैं लिख देती हूँ र, रसो संवेदी को लिख देती हूँ र। अरे हाँ, रसो संवेदी ग्राही मस्तिष्क के अंदर लगी हुई है बेटा, ठीक है। ऐसे रसो संवेदी ग्राही यहां पर भी लगी हुई है महाधमनी चाप में। रसो संवेदी ग्राही बेटा कैरोटिड धमनी में भी लगी हुई है, ठीक। तो क्योंकि मस्तिष्क में रसो संवेदी लगी है तो मस्तिष्क वाले को आप क्या बोलोगे? केंद्रीय ग्राही। लेकिन जो यहां और यहां लगी इसको आप क्या बोलोगे? धमनियों में लगी है तो परिधीय ग्राही। तो देखो, रसो संवेदी ग्राही केंद्रीय भी है, रसो संवेदी ग्राही परिधीय भी है। किस चीज को चेक करेगी? यहां मस्तिष्क में CSF को चेक करेगी, और परिधीय में इसके और इसके अंदर ब्लड जा रहा है बेटा, ब्लड को चेक करेगी।
ठीक है। ठीक ऐसे ही मान लो मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूं दाब संवेदी ग्राही। दाब संवेदी ग्राही ब्रेन के अंदर भी है, दाब संवेदी ग्राही यहां पर भी है, दाब संवेदी ग्राही यहां पर भी है। ठीक है, महाधमनी चाप में भी है, कैरोटिड धमनी में भी है और मस्तिष्क में भी है। मस्तिष्क में है तो आप इसको क्या बोलोगे, केंद्रीय, तो केंद्रीय है और दाब संवेदी है। कैरोटिड धमनी और महाधमनी चाप में आप इसको क्या बोलोगे, परिधीय, तो परिधीय है और दाब संवेदी है। तो आप फिर क्या कह सकते हो, दाब संवेदी ग्राही केंद्रीय भी होती है और दाब संवेदी ग्राही परिधीय भी होती हैं। और यहां पर इसको, ये किसको चेक करेगी, केंद्रीय वाली सीएसएफ को, सीएसएफ में किसको चेक करेगी, दाब को, और परिधीय में ब्लड को। ब्लड में किसको चेक करेगी, दाब संवेदी वाली, PCO2 को। तो हमने ग्रीन कलर से ऐसे द लिख के ग्रीन कलर से दिखाया है बेटा, दाब संवेदी। और दाब संवेदी किसको चेक करेगा, PCO2 के दाब को, आंशिक दाब को। ये दोनों प्रकार का होता है, केंद्रीय भी है, केंद्रीय भी है और परिधीय भी है। यानी PCO2 को CSF में भी चेक करेगा और PCO2 को ब्लड में भी चेक करेगा। जबकि हमने पिंक कलर से क्या दिखाया है, हमने पिंक कलर से र दिखाया है, रसो संवेदी, रसो संवेदी ग्राही। रसो संवेदी किसको चेक करेगी बेटा, रसायन को। कौन से रसायन को, H+ की सांद्रता को चेक करेगी। और ये भी दोनों प्रकार की होती है बच्चे, केंद्रीय भी होती है और परिधीय भी होती है। जो रसो संवेदी केंद्रीय है वो CSF में किसको चेक करेगी, CSF में H+ को चेक करेगी। और जो रसो संवेदी परिधीय है वो ब्लड में किसको चेक करेगी, H+ को। तो हम CSF में CO2 और CSF में H+ दोनों को खोजते हैं, CSF में दोनों को चेक करते हैं। हम परिधीय में भी यानी ब्लड में भी दोनों को चेक करते हैं। तो हम दोनों चीजें कह सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं आपके पास रसो संवेदी केंद्रीय और परिधीय दोनों प्रकार की है, आपके पास दाब संवेदी केंद्रीय और परिधीय दोनों प्रकार की है। या आप कह सकते हो आपके पास केंद्रीय ग्राही, रसो संवेदी और दाब संवेदी दोनों हैं, और परिधीय ग्राही जो परिधि में है, धमनियों में है, महाधमनी चाप और कैरोटिड धमनी में है, ब्लड में चेक करेंगी, वो दोनों प्रकार की हैं, रसो संवेदी और दाब संवेदी। ठीक है, हम दोनों प्रकार से कह सकते हैं। यही हमने किया है कि ग्राही दो प्रकार की होती है, दाब संवेदी और रसो संवेदी, और दो जगह होती है, केंद्रीय और परिधीय। केंद्रीय वाली दोनों प्रकार की है, रसो संवेदी, दाब संवेदी। परिधीय वाली भी रसो संवेदी और दाब संवेदी। या आप ऐसा कह लो कि दाब संवेदी केंद्रीय भी है और परिधीय भी है, और रसो संवेदी भी केंद्रीय भी है और परिधीय भी है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राहियां सीखी हमने। अब ये ग्राही चेक कर लेगी, ये ग्राहियां चेक कर लेंगी कि CSF में PCO2 और CSF में H+ कम या ज़्यादा। फिर ब्लड में CO2 की सांद्रता और H+ की सांद्रता कम या ज़्यादा है क्या। जो भी इनको पता चलेगा कि कुछ कम या ज़्यादा हो रहा है, वो सारी की सारी ग्राहियां फिर खुद कुछ नहीं करेंगी, वो किसको बता देंगी बेटा, वो बता देंगी श्वसन लय केंद्र को कि ज़रा तुम ये चेंजेस कर लो। ग्राही चेक करेंगी अपना अपना, रसो और दाब संवेदी, केंद्रीय और परिधीय ग्राही अपना अपना चेक करके जो भी चेंजेस लगेंगे इसको बता देंगी। रसो संवेदी क्षेत्र इसको बता देगा, श्वास प्रभावी इसको बता देगा और एपन्यूस्टिक इसको बता देगा। ठीक है, ये हो गया आपके श्वसन का नियमन। ठीक है, हम इस तरह से नियमन करते हैं। अब इतना सीखने के बाद हम NCERT के लाइंस को डिकोड कर सकते हैं, अच्छे से डिकोड करते हैं। अगर आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको 1-2 बार सुन लीजिए, वर्ड्स को याद कर लीजिए, फिर साथ में पॉज करके लिख के फिर NCERT सीखिए। ठीक है, देखो NCERT के लाइन पे आते हैं एक एक करके। श्वसन का नियमन कर रहे हैं हम कि हम श्वसन का नियमन कैसे करते हैं। मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप, हमारे शरीर की ऊतक की जैसी मांग हो, एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपातकालीन स्थिति आ गई है या योगा कर रहे हैं या कुछ O2 CO2 की सांद्रता H+ की सांद्रता कम या ज़्यादा हो गई है, उसके अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। हम क्या करते हैं, उसके अनुसार अपने श्वसन की लय को
12 से 16 बार 1 मिनट में सांस लेने की लय को संतुलित करते हैं और स्थिर बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। यही होता है नियमन, हम नियमित करते हैं। ठीक है, यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। बिल्कुल, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन आता है मस्तिष्क, जिसका एक भाग होता है पश्च मस्तिष्क, पश्च ब्रेन, जिसके अंदर 2 भाग आते हैं बेटा, पॉन्स और मेडुला। और मेडुला में आपने किया है श्वास प्रभावी श्वसन लय केंद्र, और पॉन्स में आपने किया है न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक। तो बिल्कुल होगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र का इसमें तंत्रिका तंत्र द्वारा ये संपन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान है। ये हमने किया, श्वसन लय केंद्र का है मेडुला में, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। बेटा मुख्य रूप से इसलिए दिया है क्योंकि सब इसको ही तो बता रहे हैं क्या करना है, सब इसको ही तो बता रहे हैं बेटा। ये प्राथमिक रूप से, मुख्य रूप से यानी प्राथमिक रूप से यही नियमन करता है, क्योंकि एक तो सामान्य श्वसन का ध्यान रखता है, ऊपर से सारे के सारे इसको बताते हैं कैसे ठीक करना है, तो मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मस्तिष्क के पॉन्स क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित है जिसको श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन या न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, न्यूमोटैक्सिक या श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत यानी सुधार करता है, सुधार कर सकता है। कैसे सुधार करता है, अब आगे दिया है। एक केंद्र हो गया श्वसन लय केंद्र जो सामान्य श्वसन का ध्यान रखता है, फिर दूसरा केंद्र है पॉन्स में श्वास प्रभावी। एपन्यूस्टिक के बारे में एनसीईआरटी ने आपको नहीं बताया है, इसके बारे में नहीं बताया है। एनसीईआरटी ने आपको इसके बारे में और इसके बारे में बताया है, ये मध्यांश में है और ये पॉन्स में है। ये क्या करता है, आप बता रही है एनसीईआरटी कि श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत करता है। जो चीज मैं आपको कह रही थी कि डायरेक्ट मैसेज लेके नहीं जाता, ये श्वसन लय केंद्र के कार्य को इधर उधर चेंज करता है, बताता है क्या करना है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं। देखो यहां पर हमने किया, ये श्वसन की अवधि को कम करता है। ठीक है, श्वसन को कम करता है। तो इस केंद्र यानी श्वास प्रभावी केंद्र के तंत्रिका संकेत पॉन्स से मेडुला में जो संकेत आ रहे हैं वो तंत्रिकाओं से आएंगे, अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित करते हैं। अगर हमने योगा किया, लंबी सांस ली तो बढ़ गई श्वसन की दर, उसको वापस से कम करता है और सामान्य पे लेके आता है न्यूमोटैक्सिक, और इसीलिए रेस्पिरेशन रेट यानी हमारी श्वसन की दर जो बढ़ गई थी उसका परिवर्तन करके उसको ठीक करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। लय केंद्र के पास, किसके पास बेटा, जो मध्यांश में लय केंद्र रखा है, श्वसन लय केंद्र, एक रसो संवेदी केंद्र प्रेजेंट होता है, कीमोसेंसिटिव केंद्र। जिस केंद्र की बात हमने यहां पर की है ये रहा बेटा, रसो संवेदी केंद्र। ठीक है, एक रसो संवेदी केंद्र होता है, लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है। थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिया है एनसीईआरटी में हिंदी में बेटा, लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी केंद्र होता है जो कि, ये हटा दीजिए यहां से, लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है। ये लाइन इंग्लिश में नहीं दी हुई है, हिंदी में दी हुई है। ठीक है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। किसके किसके लिए अति संवेदी होता है, CO2 यानी CO2 का आंशिक दाब PCO2, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ की सांद्रता के लिए अति संवेदी होता है। इनमें जो भी कम ज्यादा हो रसो संवेदी केंद्र को पता चल जाता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय हो जाता है। अगर बेटा आपके ब्लड में, मान लीजिए आपकी बॉडी में, CO2 PCO2 और H+ बढ़ गया तो ये तुरंत केंद्रीय रसो संवेदी केंद्र सक्रिय हो जाएगा। ठीक है,
फिर से पढ़ते हैं एक बार लाइन कि ये जो रसो संवेदी केंद्र है CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए अति संवेदी है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर क्या करता है, श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जो जरूरत है उसको कम या ज्यादा करने की वो बताता है। ऐसी चीजें बताता है जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सकें, क्योंकि ये पदार्थों में वृद्धि हो गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, निष्कासित करना पड़ेगा। मान लो बेटा PCO2 बढ़ गया है, PCO2 बढ़ गया है, वृद्धि हो गई है, तो हम क्या करेंगे, डीप इनहेलेशन करेंगे, मतलब लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस लेंगे। और लंबी सांस लेने के लिए कौन बताएगा, एपन्यूस्टिक बताएगा, या कौन बताएगा, ये श्वास प्रभावी रसो संवेदी केंद्र बताएगा। ठीक है, तो इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय हो जाता है और श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है। क्या है आवश्यक समायोजन, लंबी सांस लेना। क्यों, क्योंकि इनमें वृद्धि हो गई है। ये कैसे होगा, क्योंकि इस श्वास प्रभावी के रसो संवेदी क्षेत्र ने इसको बता दिया है और इसको बोलेगा लंबी सांस लो, क्योंकि CO2 बढ़ गया है। अगर CO2 बढ़ गया तो रसो संवेदी क्षेत्र सक्रिय होकर श्वसन लय केंद्र को बोलेगा लंबी सांस, गहरी सांस लेने के लिए, और इस तरह से यह आवश्यक समायोजन करेगा। ठीक है, अब आते हैं अगली बात पे। ये हो गया महाधमनी चाप यानी एओर्टिक आर्क और ग्रीवा धमनी यानी कैरोटिड धमनी। कौन सी धमनी, ग्रीवा धमनी, कैरोटिड धमनी, जो मस्तिष्क तक ऑक्सीकृत ब्लड लेके जाती है, से जुड़ी संवेदी संरचनाएं। ये संवेदी संरचनाएं क्या हैं, ग्राही की बात कर रहा है, संवेदनशील होती हैं, ग्राही अति संवेदनशील होती हैं। CO2 और H+ सांद्रता, CO2 की सांद्रता, गैस के केस में सांद्रता आंशिक दाब से बताते हैं, तो PCO2 की बात कर रहा है, और H+ की सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को, डायरेक्ट कुछ नहीं करते, लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया यहाँ पर लय केंद्र, फिर आ गया न्यूमोटैक्सिक, वो भी इसको बताता है, फिर आ गया रसो संवेदी, वो भी क्या करता है, आवश्यक समायोजन करता है और इनको निष्कासित करता है गहरी सांस लेकर। लंबी सांस या बोल सकते हैं गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेने से क्या होगा, इन चीजों का शरीर से निष्कासन होगा। ठीक है, और लास्ट आता है ये जो ग्राहियां हैं, संवेदी संरचनाएं, जो कि आपके केंद्रीय संरचना, केंद्रीय ग्राहियों के बारे में एनसीईआरटी में बात नहीं की है। किसके बारे में बात की है, परिधीय ग्राहियों के बारे में। एनसीईआरटी में परिधीय ग्राहियों के बारे में बात की है, जो कि CO2 के लिए है यानी कि दाब संवेदी है, और जो कि H+ के लिए है यानी रसो संवेदी है। ठीक है, तो संवेदी संरचनाएं CO2 और H+ सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकती हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत देती हैं कि ये चीज ठीक कर लो। ठीक है, अब लास्ट लाइन सुनो। श्वसन लय के नियमन में, श्वसन में तो O2 की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उसके नियमन में, श्वसन दर को कम या ज्यादा करने में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत महत्वहीन है। कैसी है बेटा, महत्वहीन है, ध्यान से पढ़ो। ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, और उसी को ठीक करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, बट ऑक्सीजन की खुद की भूमिका महत्वहीन इसलिए है क्योंकि बेटा हमारे पास ऑक्सीजन के आंशिक दाब को पहचानने के लिए ग्राही नहीं है। हम ठीक तो ऑक्सीजन को ही कर रहे हैं, पर CO2 और H+ की सहायता से कर रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट O2 का यूज नहीं कर रहे, इसीलिए हमने बोला उसके नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसका ज्यादा महत्व इसके नियमन में नहीं है। डायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से हम उसी को ठीक कर रहे हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन ने नियमन के लिए कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वहीन उसकी भूमिका है। इस लाइन को अच्छे से ध्यान रखेंगे। कहीं हड़बड़ी में आपने क्वेश्चन पढ़ा, महत्वपूर्ण लिखा हुआ और आपने टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि हमारे पास PO2 के लिए कोई ग्राही नहीं है। तो ये हमने किया बेटा श्वसन का नियमन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। एनसीईआरटी डिकोड करी होगी आपने मेरे साथ, एंड उसके बाद एक और बार रीड करिएगा। स्टिल आपको अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती या कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर किसी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ के मिलेंगे। थैंक यू।